नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिलाफ राय में आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं आपका मेज़बान अली हैदर। मियां नवाज शरीफ साहब के वो अल्फाज मुझे नहीं भूलते जब उन्होंने बबांगे दोहल कहा था कि मैं खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूं। जब कोई शख्स ये कह दे कि मैं खुद को एहतसाब के लिए पेश करता हूं तो वो खुद किसी भी तरह से उसका पैमाना यानी उसका पैरामीटर सेट नहीं किया करता। फिर जब आप अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करते हुए ये जानते हुए कि आप क्लीन हैं, आप साफ हैं, फिर कैसा भी फॉर्म हो, कैसा भी पैमाना, कैसा भी पैरामीटर क्यों ना हो, किसी भी स्केल पर आपको जांचना क्यों ना हो, आप खुद को एहतसाब के लिए आप खुद को उस फोरम पर पेश करते हैं, हिचकिचाते नहीं। आज नाज़रीन जो डेवलपमेंट हुई उससे एनालिस्ट, सहाफी बरादरी, अवामी हल्कों में जब मैंने बात की, उनसे सुना तो उनको कुछ हद तक मायूसी का सामना इस वजह से हुआ कि जब इलेक्शन कमीशन में ये तमाम चीजें गई हैं और आप जब ये बात कर रहे थे कि इमरान खान सड़कों पर क्यों आते हैं, तहल कादरी सड़कों पर क्यों आते हैं, जब ये मामला इलेक्शन कमीशन में गया हुआ है तो आप इंतजार कीजिए। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन पर आपने भी तकिया किया हुआ था, लेकिन आखिर में जब कलई खुली, जब बिल्ली थैले से बाहर आई तो क्या पता चला कि आप तो ये समझते ही नहीं कि इलेक्शन कमीशन मजाज अथॉरिटी है जो आपसे एहतसाब की बात कर सके। इस पर बात करने के लिए बल्कि इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो लंदन प्लान का जिक्र हो रहा है, अहम रहनुमा लंदन में मौजूद हैं, तहल कादरी साहब की मौजूदगी भी, और बाद में यह बात सामने आई कि तहल कादरी साहब लंदन में नहीं थे, वो कनाडा जा चुके थे। तो क्या वाकई लंदन प्लान बनने जा रहा था जो अब नहीं बनेगा, और इमरान खान क्या अकेले हैं और तमाम अपोजिशन जमातें एक साथ हैं? इन तमाम उमूर पर बात होगी। जनाब हमारे पास जो मौजूद गेस्ट हैं उनका आपसे तारुफ करवा दूं। लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है पाकिस्तान अवामी तहरीक के सीनियर रहनुमा जनाब खुर्रम नवाज गंडापुर साहब। खुर्रम साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से PMLN के रहनुमा और MNA जनाब डॉक्टर रमेश कुमार साहब, आपका भी को बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। थोड़ी देर में PTI की रिप्रेजेंटेशन हमारे पास मौजूद होगी, शौकत यूसुफजई साहब और जनाब इलेक्शन कमीशन का इख्तियार, उसके प्रोटोकॉल्स और क्या वाकई ही इलेक्शन कमीशन मजाज अथॉरिटी नहीं है कि इस तरह के केस की समाअत कर सके। कमर दिलशाद साहब से थोड़ी देर में हम राब्ता करेंगे, हमारे साथ वो मौजूद होंगे। मैं पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूं क्योंकि अब मैं समझता हूं जिम्मेदारी काफी हद तक आप पर आ चुकी है, पहले भी थी अब भी आ चुकी है। मियां साहब खुद को एहतसाब के लिए पेश कर चुके हैं, तो इलेक्शन कमीशन से क्यों भाग रहे हैं? अली हैदर साहब, पहली चीज तो ये कि आपने जैसे कहा कि मुझे वो लफ्ज याद है कि मियां साहब ने कहा, मैं समझता हूं कि मियां साहब का बहुत बड़ापन है कि एक उनका पनामा के ऊपर नाम नहीं हो और उसके बावजूद वो कहें कि अगर मेरे ऊपर इल्ज़ाम है तो मैं भी अपने आप को पेश करने के लिए तैयार हूं। हम इससे नहीं पहले भागे हैं, नहीं अभी भागेंगे। ये क्या सारा है यहाँ पे मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, पैट की तरफ से, PTI की तरफ से की गई कि मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे, मियाँ साहब बीमार नहीं है, ये क्या क्या बातें की गई। और वो सबको पता चला कि मियाँ साहब यहाँ पे इधर ही इस मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, इस मुल्क को ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत है और वो यहाँ पे ही बैठे हैं। उन्होंने जुडिशरी को भी खत लिखा, जब जुडिशरी को खत लिखा उन्होंने कहा भाई हाजिर जुडिशरी को नहीं लिखा, हमने वो भी लिख दिया। फिर ने कहा भाई नहीं पार्लियामेंटी कमेटी बनाए, हमने पार्लियामेंटी कमेटी बनाया था जुडिशरी की जानिब से। सर उन्होंने कहा देखे जुडिशरी का मैं समझता हूं कि आप जिस तरीके से PTI जो सियासत कर रही है कि इलेक्शन कमीशन हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके अंदर अगर कोई चीज जाए तो उससे पहले अगर उसके ऊपर उंगलियां जब उठ जाती हैं तो इदारे भी जो है ना वो भी सोचते हैं में क्यों पड़े। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप छोड़े PTI को, आप छोड़े पैट को, इन्होंने कुछ नहीं किया। फर्ज कीजिए जनाब किसी आम शहरी ने, किसी जैद बकर ने दरख्वास्त जमा कराई थी, उसको शिकायत थी अपने वजीर आजम से, तो जनाब ये और कहां जाए फिर वो? इलेक्शन कमीशन में आपने कहा जनाब आप अथॉरिटी नहीं है, तो किसके बाद जाए फिर वो? अली हैदर साहब, पहली चीज मैं उसके ऊपर आ रहा था, ऑटोमेटिक आ रहा था, जब हमने पार्लियामेंटी कमेटी बनाई हमने कहा इसके ऊपर इक्वल, हम अक्सरियत में थे मगर हमने कहा हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन के साथ आते हैं, हम मिलके ऐसी कानून साजी करते हैं जिसमें हम भी जवाब दो, आप भी। जिन लोगों ने इस मुल्क को लूटा है, जो करप्शन में इन्वॉल्व है, हर बंदे का एहतसाब होना चाहिए, मगर उसके लिए रुकावट कौन था? यही PTI। आज जब इलेक्शन कमीशन है, बिल्कुल हमने बात अगर की तो इसका यह मकसद नहीं है कि हमने डिनाई कर दिया। आज इलेक्शन कमीशन या सुप्रीम कोर्ट हमें जब भी बुलाएंगे, इलेक्शन कमीशन हमें जब भी बुलाएगी
हम वहां पे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट हमें सर, जब आप भी तो कह रहे हैं ना, बुलाएगी हम हम बुला वहां ही पे नहीं जाएंगे। सकते। आप कैसे कह सकते हैं कि जब भी बुलाएगी आप तो इनको बुला ही नहीं ब्रीफिंग नहीं सकते? मिली। अच्छा, आप एक काम इनको करते केस हैं, में ब्रीफिंग मैं गंडापुर नहीं साहब आपकी तरफ भी आता हूं। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली अदर डॉक्टर साहब, साहब, अली अदर एक साहब, मिनट मैं दीजिएगा समझता सर हूं। मुझे, एक मिनट दीजिएगा। मैं चाह रहा हूं थोड़ा टेक्निकल पॉइंट जो कि साबिक इलेक्शन कमीशन के जो रह चुके हैं सरबराह, उनसे तरह बात कर लें ताकि थोड़ा सा हमें क्लैरिटी, टेक्निकल क्लैरिटी हो जाए, ताकि हम किसी गलत रास्ते पर ना चले, आप भी और हम भी। कमर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये जो जवाब दाखिल कराया गया है, मैं चाहूंगा इस पर आप अपना टेक दीजिए। क्या वाकई ही इलेक्शन कमीशन मजाज अथॉरिटी नहीं है? अगर स्पीकर ने रेफरेंस नहीं भेजा तो इलेक्शन कमीशन नहीं सुन सकता ऐसे किसी भी रेफरेंस को? असूली तौर पर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के यहाँ तहरीक इंसाफ ने या अवामी तहरीक ने और दीगर सियासी जमातों ने इस रेफरेंस से पहले जो इलेक्शन कमीशन में दरखास्तें दायर की हुई हैं जी, उसको इलेक्शन कमीशन सुनने का मजाज है। उसके लिए दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 104 के तहत इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल इख्तियारात है। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसा मसला पैदा हो जाए जहां आइन और कानून खामोश हो तो फिर इलेक्शन कमीशन अपनी राह खुद मुतय्यन कर सकता है। तो यहाँ पर आइन और कानून खामोश है क्या कमर दिलशाद साहब? खामोश, अगर वो ये कहते हैं इख्तियारात नहीं है या इसका कोई तरीकाकार नहीं है तो इलेक्शन कमीशन सुनने का मजाज। एक और बड़ी बात है, अच्छा, तमाम हमारे मौजूद दोस्त बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आइन के आर्टिकल 218 के तहत साफ शफाफ इंतखाबात कराने का मजाज है और बदअनवानी यानी करप्ट प्रैक्टिस को रोकने की इसके मुकम्मल इख्तियारात है। अच्छा, ठीक है। हालात के तहत जितने ये जो दरखास्त आई है ये करप्ट प्रैक्टिस के जिम्मे में आती हैं और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आर्टिकल 218 का सहारा भी लेगा और रोकेगा। लेकिन सर, वो कहते हैं, मैं माजरत के साथ कथा कलामी कर रहा हूं, वो जो जवाब में कहा गया, एक तो 225 आर्टिकल का हवाला दिया गया, साथ में ये कहा गया कि 62-63 की कोई मिसाल नहीं मिलती कोई माजी में ऐसी कि इलेक्शन कमीशन 62-63 पे कोई फैसला दे सके। ये एक गुमराह कुन बात उन्होंने की है, इस पर हमें बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है। किसी सियासी जमात का हम नाम नहीं ले रहे। इसका पहली बात यह है कि जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आइन ने तोहफल दे दिया है कि आप आर्टिकल 218 के अमल दरामद करने के मिजाज हैं, तो फिर ये कहना कि भी इलेक्शन कमीशन कराती है, इलेक्शन कमीशन को वाइड अप कर दें, किसी के हवाले कर दें। पूरी पावर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान, इसी 218 के तहत ही इंडिया इलेक्शन कमीशन ने बेपरवाह इख्तियारात के तहत एक्शन भी लिया है, हुकूमतें भी डिसॉल्व की हैं। चलिए, ठीक है सर, लाइन पे रहिएगा। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, अब आपका टेक क्या है? अली अदर साहब, एक मिनट। अच्छा, अली अदर साहब, जी डॉक्टर, बात पता है, मैं कंवर दिलशाद साहब भाई है मेरे, बात सिंपल में ये है कि आज से जब इलेक्शन कमीशन के पास स्पीकर ने जब रेफरेंस भेजा था, अगर हम ये बात करते हैं तो फिर आपको गलत लगती है, तो जहांगीर तरीन के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ जब रेफरेंस गया, इन्होंने भी ये बात की थी कि इलेक्शन कमीशन इख्तियार नहीं रखता है इसका, तब इन चीजों को उस तरीके से हाईलाइट नहीं किया गया। आज इन तरीकों से हाईलाइट किया जा रहा है। मुझे याद पड़ता है उन्होंने कहा था कि स्पीकर की बायसनेस शो हुई है, उनकी जानिबदारी इसमें साबित होती है कि उन्होंने एक रेफरेंस भेज दिया, दूसरा रेफरेंस जो वज़ीर आज़म साहब के खिलाफ था वो नहीं भेजा। अच्छा सर, आप पे आते हैं। मैं चाह रहा हूं खुर्रम नवाज गंडापुर साहब काफी देर से खामोश बैठे हैं, उनको जरा गुफ्तगू में शामिल करें। खुर्रम नवाज गंडापुर साहब, मैं इस इलेक्शन कमीशन वाले मामले पर आता हूं, जरा पहले थोड़ा सा कुछ चीजें आप क्लियर कर दें। सर, ताहिल कादरी साहब वाकई नाराज हैं इमरान खान साहब से? देखिए जी, सियासत में किसी से नाराजगी नहीं होती है और ना हम किसी से नाराज हैं। ये अलग बात है कि जहां तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सवाल है तो हम उनको सियासी मुखालिफ के तौर पे नहीं देखते, हम उनको मॉडल टाउन के कातिल के तौर पे देखते हैं। वज़ीर आज़म को उन कातिलों का पुश्त पनाह समझते हैं, वज़ीर आला पंजाब को, राना सनाउल्लाह को, इन सब वफाकी वज़रा को हम समझते हैं कि वो मॉडल टाउन के कातिलों की पुश्त पनाही कर रहे हैं। तो फिर आप 30 सितंबर को इस्लामाबाद बंद करने में साथ देंगे खान का? वो देखेंगे, अभी तो जब राब्ता हो जाएगा उसके बाद देखें। वी हैव टू सिट टुगेदर। ये कोई गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है। वहाँ जाके लाखों लोगों का इज्तिमा इकट्ठा करना, फिर उनको लॉजिस्टिकली सपोर्ट करना, ये मजाक नहीं है। और जाहिर है कि इस वक्त जिस प्रोग्राम के तहत इन्होंने अभी से सरकारी जो किराए के बोलने वाले हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता है, उन्होंने ऑलरेडी कि जी खून खराबा होगा। किस लिए खून खराबा होगा? उधर कौन क्लैशनिकोव लेके जा रहा है? हम तो वो लोग हैं भाई कि जिनको आप लोगों ने दर्जनों लेटर लिखे हैं कि आपकी जान को खतरा है। हम बगैर हथियारों के फिरने वाले लोग हैं। 17 जून को मैंने आज भी चैलेंज किया है, किसी टेलीविजन चैनल की किसी खबर में
मेरे हाथ में हथियार दिखा दें, मैं सियासत भी छोड़ दूंगा और मुझ पे जो इन्होंने एफआईआर दर्ज की हुई है उसको मैं सच तस्लीम कर मुझे लूंगा। ब्रेक लेनी है। आपका जो मॉडल टाउन का मुकदमा है वो अपनी जगह, लेकिन हम कोशिश करेंगे जरा जो ये दो अहम डेवलपमेंट्स है ईसीपी की और जो लंदन प्लान पे बात हो रही है उस पर हम रहे। शौकत यूसुफ जई साहब ने हमें ज्वाइन किया। शौकत साहब आप जरा लेट आप ज्वाइन हुआ, लेकिन यह है कि मैं चाहूंगा क्विक एक रिप्लाई देता कि ब्रेक के बाद जब वापस आऊं तो उस पर आपसे ज्यादा मजीद बात हो सके। शौकत साहब, आपको कादरी साहब की जरूरत महसूस हो रही है पीटीआई को 30 अक्टूबर को इस्लामाबाद बंद करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बात यह है कि जितने इज्तिमा बड़ा होगा, अपोजिशन मुतहद होगी, उसमें ज़्यादा वजन होता है, लेकिन बदकिस्मती से अपोजिशन 3.5 साल से वो सिर्फ वक्त ज़ाया करती रही। हमारा भी वक्त ज़ाया किया उन्होंने। नहीं मतलब और कादरी साहब भी शामिल जो करप्शन का इशू था वो उनकी प्रायोरिटी नहीं, कादरी साहब तो पार्लियामेंट से बाहर है ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूँ जो पार्लियामेंट के अंदर है। उन्होंने हमारा वक्त ज़ाया किया 3.5 साल, यही कहते रहे कि जी अभी इकट्ठे होते हैं, अभी इकट्ठा, लेकिन हमें जब पता चला कि इन्होंने कुछ नहीं करना है जी, क्योंकि जो करप्शन में खुद मुलविस होगा वो दूसरों के खिलाफ क्या कार्रवाई। अगर मैं ब्रेक ले लूं, क्या एंगेज हो जाए, आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट आ जाए और आपकी इसी स्टेटमेंट में मैं चाहूंगा ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मेरा जो सवाल था वो स्पेसिफाइड ये था कि क्या पीटीआई को जरूरत महसूस हो रही है कि तारुल कादरी साहब या पाकिस्तान अवामी तहरीक उनके साथ चलेगी तो अपने 30 अक्टूबर के मकसद में वो कामयाब हो पाएंगे? इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल भी डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, शेख रशीद साहब समेत चौधरी सरवर साहब और दीगर जो पीटीआई के कुछ रहनुमाओं समेत और भी जो रहनुमा लंदन गए हैं, उसके बाद फिर ऐसी खबरें आने लगी कि आप एक नया लंदन प्लान बनने जा रहा है जो कि 2014 के धरनों से पहले बना था। चौधरी मोहम्मद सरवर साहब पीटीआई के अहम रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, कुछ उनसे बात कर लेते हैं। चौधरी साहब, ये क्या खबरें हैं जनाब लंदन प्लान की? किससे मुलाकातें हुई अब तक आपकी? कादरी साहब से कोई बात बनी? सुना है कि शेख रशीद साहब भी 2-3 दफा फोन कर चुके हैं उनको। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये सारी खबरें जो हैं ये सफेद झूठ हैं। मैंने पाकिस्तान से आने से पहले लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहां पर ये कहा था कि ये मेरा जो है दौरा है वो सियासत से, उसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं 10 दिन के लिए बरतानिया और यूरोपियन ममालिक में जा रहा हूं और मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो कशीदगी है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, हकायक से इन लोगों को आगाह करना है। अच्छी और बात है। कश्मीर में जो जुल्म और सितम इंडियन आर्मी जो है जिस तरीके से पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे 100 से ज्यादा लोग हमारे शहीद हो गए हैं, 700 लोगों को ब्लाइंड। सर, ये बहुत अच्छी कोशिश है आपकी चौधरी साहब, लेकिन जब शुकूको शुबात कह लें या बातें तब होती है कि जनाब देखें ना, तमाम जो बड़े लीडरान हैं, शेख रशीद साहब, आप, जहांगीर तरीन साहब, वो एक ही वक्त में इन्हीं दिनों में जब लंदन में हो और कादरी साहब भी हो तो फिर बातें तो होंगी ना सर। टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे इल्म में बिल्कुल नहीं था कि शेख रशीद साहब इधर हैं, और आप यकीन जाने कि मुझे रात को पता चला कि जहांगीर तरीन साहब भी लंदन जा रहे हैं और तारुल कादरी साहब तो मेरा आपको पता चला है कि वो लंदन में मौजूद ही नहीं है। एक बात मैं बिल्कुल 100% क्लियर करना चाहता हूं कि 10 दिन मैं पाकिस्तानी सियासतदानों से नहीं मिलूंगा। अच्छा। मेरा पूरा और पूरा मकसद, हाँ, जो पाकिस्तानी सियासतदान बरतानिया की पॉलिटिक्स में हैं, यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर हैं, यूरोप में मेंबर हैं, उनसे यकीनन मेरी मुलाकातें होंगी। उसके अलावा जो लोकल लोग हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट मेंबर हैं। क्विकली, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपको आगे भी मसरूफियात हैं, ज्यादा वक्त, क्विकली ये बताइएगा, शेख रशीद साहब के बारे में है कि उन्होंने 3 फोन किए तारुल कादरी साहब को। अच्छा, आप चूंकि पार्टी में सीनियर पोजीशन रखते हैं तो क्या पीटीआई ने कोई ऐसा टास्क दिया शेख रशीद को जाके मनाने का कादरी साहब को? ये पहले मैं आपको अर्ज कर लूं कि कतन मुझे इल्म नहीं है कि उसको कोई टास्क जो है शेख रशीद साहब को दिया गया है। और मैं अपने बारे में ये कहना चाहता हूं कि मेरा किसी तरीके से भी किसी भी जो पॉलिटिकल लीडर है पाकिस्तान अवामी तहरीक का किसी मुलाकात के सिलसिले में या धरने के सिलसिले में या इस्लामाबाद के सिलसिले में कोई बात
नहीं हुई है। ठीक है। और मैं यहाँ पर एक ही मिशन के लिए आया हूँ, वो पाकिस्तान का मिशन है, कश्मीर के हवाले से। तो सर बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपने क्लैरिटी देने की, आप क्लैरिटी बल्कि दी है पीटीआई की तरफ से, बल्कि आई थिंक पीटीआई की तरफ से नहीं, आपने अपनी जात के हवाले से क्लैरिटी दी है कि मैं किसी ऐसे मिशन पर नहीं आया। अच्छा, हम अब बात को आगे बढ़ाते हैं। शौकत यूसुफजई साहब, सर आपकी इलेक्शन कमीशन में जो दरख्वास्त थी उसका जो जवाब आया है, इट इज नॉट द राइट ऑथोराइज्ड फोरम के जहां पर आपने रुजू किया, अब क्या करेंगे आप? देखिए, हम तो शुरू से लगे हुए हैं कि कोई भी फोरम हो, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, चाहे वो आईनी फोरम हो, या जो जमहूरी तरीके से अगर हम सड़कों पे आते हैं, तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम स्ट्रगल कर रहे हैं शुरू दिन से, और इंशाल्लाह ये स्ट्रगल हमारी जारी रहेगी। और जो 30 की जो स्ट्रगल है, इंशाल्लाह उसका फ्रूटफुल नतीजा जरूर निकलेगा। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब पूछना रह गया था शौकत साहब, मैं चाहूंगा दोबारा पूछ लूं, आप ही गोशगुजार करता चलूं। पीटीआई को जरूरत है ताहिरुल कादरी साहब की पाकिस्तान अवामी तहरीक की, प्रिसाइसली इसका जवाब दीजिएगा जरा। देखिए, आप ऐसी बात कर रहे हैं कि हमारी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी पार्टी है, अगर कोई मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो हर पार्टी अपनी स्ट्रगल करती है। मैं देखिए, उनकी अपनी एक वो है, और वो जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो उनके साथ ज्यादती हुई है, जो जुल्म हुआ है उनके साथ, वो उनका अपना वो एजेंडा है कि भाई उनके साथ उनको इंसाफ मिले, हमारा अपना एजेंडा है। अब अगर मिलते हैं अच्छी बात है, नहीं मिलते हम, हमारी तो स्ट्रगल है। देखो, लाहौर में इन्होंने भी तो पहले आपके साथ एहतसाब का नारा लगाया था, क्या वजह है कि अब वो ये नारा नहीं लगा रहे आपके साथ, आप अकेले ये नारा लगा रहे हैं? नहीं, एहतसाब का नारा हम लगा रहे हैं। देखिए, ये तो आप उनसे इकट्ठे नहीं लगा रहे सर, ये तो इसे पूछिए। तो एक अजीब सी बात आप कर रहे हैं। हर पार्टी अजीब सी बात कैसे कर रहे हो? बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, शो करती है, और इंशाल्लाह हमने साबित किया हुआ है। खुरम नवाज गंडापुर साहब, एहतसाब का नारा आपने भी लगाया, एहतसाब का नारा पीटीआई ने भी लगाया, ये नारे जुदा जुदा क्यों होते जा रहे हैं? पैरेलल लाइंस ड्रॉ होती जा रही हैं सर। दो तीन चीजें हैं। नंबर एक, एहतसाब का नारा हर पाकिस्तानी का नारा है, ये अली हैदर का नारा है, ये आपके कैमरामैन का नारा है, ये मेरे ड्राइवर का नारा है। ये पैसा जो वजीर आजम पाकिस्तान और उसके खानदान ने चोरी किया है, ये पाकिस्तान के अवाम का पैसा है, केस प्रूव हो चुका है। ये 2005 में जर्नलिस्ट मजाक उड़ा रहे हैं, 2005 में ये जद्दा की फैक्ट्री बेचते हैं और 1993 के फ्लैट खरीदते हैं। या तो इनके पास टाइम मशीन है जिसमें दे कैन ट्रैवल बैक इन टाइम, और अगर ये खरीदे भी जायज तरीके से गए तो डरते किस लिए हैं बताने से कि जी ये पैसा यहां से चला, और मनी ट्रेल बता दें। हम तो सिर्फ ये बात करते हैं मोहतरम, और पहले दिन से करते आए हैं कि इनको क्या जरूरत थी फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर कहने के लिए कि मैं सबसे पहले अपने आप को एहतसाब के लिए पेश सबसे पहले का लफ्ज था, सबसे पहले का वर्ड इस्तेमाल किया। अच्छा, चले, या ये आज कह दें कि जी मुझसे गलती हो गई थी, मैं तो चूंकि पनामा लीक्स में नहीं हूं तो लिहाजा मेरी औलाद का एहतसाब कर ले। खुदा का वास्ता है, मैं हाथ जोड़ता हूं, मुझसे गलती हुई, पार्लियामेंट में मेरा एहतसाब ना करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या हम वजीर आजम के लिए कोई जुदा कानून बनाना चाहते हैं? जो कानून बनाएंगे उस कानून में डॉक्टर तारुल कादरी पे लागू कर लें, इमरान खान पे लागू कर लें, फजल रहमान मौलाना पे लागू कर लें, उन पे तो खैर और कानून लागू होता है, वो तो पाकिस्तान से भी ऊपर हैं। तो हम तो ये कहते हैं कि पार्लियामेंट एक ऐसा कानून लाए, 302 कत्ल का मुकदमे का केस है, वो सबके लिए एक है। तो जो भी एहतसाब का प्रोग्राम बने, जो भी कानून बने, दैट शुड बी इक्वली एप्लीकेबल एंड द प्राइम मिनिस्टर शुड बी अकाउंटेबल। ये कह देना कि उसका नाम नहीं है, होल्डर शुड बी अकाउंटेबल सर। और मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई ऐसी मिसाल कहीं पे दुनिया में मिलती है कि जहां पर एक्यूज्ड ये कहे कि पहले TORs तय किए जाएं, उसके बाद मैं खुद को एहतसाब के लिए पेश करूंगा। खैर, एक बात, अच्छा डॉक्टर साहब, वैसे एक बड़ी अजीब सी बात मुझे महसूस हो रही है पिछले कोई 2-3 हफ्तों में कि बड़ा जेंटली और बड़ा स्मार्टली प्ले कर रही है गवर्नमेंट, ऑपोजिशन में भी फूट डलवा दी है। जो 2 कजन निकले थे सड़कों पर, वो भी अब साथ साथ नहीं है। ये स्ट्रेटजी क्या है? ये मतलब कर क्या रहे हैं? कैसी गिदर सिंगी कर आपके हाथ लगी है? देखिए अली हैदर, पहले तो मैं जो अभी 2-3 में जो लोगों ने जो बात की है मैं उसके ऊपर आऊँगा। मैं समझता हूँ कि चौधरी सरवर ने जो बात की है, अगर वो हकीकत है तो वो समझ गए हैं कि पाकिस्तान के इस वक्त हालात क्या हैं और कश्मीरियों को हमारी ज़रूरत है। और अगर इनका दौरा कश्मीरियों के हवाले से है तो ये अच्छी बात है, मैं इसको खैर मकदम करता हूँ।
और साथ में जो पैट की तरफ से डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी ने जो शेख रशीद वगैरह से मिलने से इनकार कर दिया, और ये पीटीआई के अंदर भी जो है ना, पीटीआई के सीनियर लीडर भी जो है इमरान खान को कह रहे हैं कि आप शेख रशीद से दूर हैं, क्योंकि उन्होंने ही इसको मशवरा दिया कि आप पार्लियामेंट से दूर हो जाएं, पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन में आप नहीं जाएं। और ये लंदन की सियासत, पहले लंदन वाली एजेंडा, अभी लंदन वाली दोबारा एजेंडा जो लेके आ रहे हैं, मैं समझता हूँ ऐसी सियासत से पाकिस्तान की सियासत को जिस तरीके से ये खराब कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी आप बिल्कुल कमेंट करें। दूसरी चीज जो कानून की बात की गंडापुर साहब, हमने बिल्कुल कानून की बात आज भी हम करते हैं कि कानून ऐसा हो जिस कानून की गिरफ्त से नहीं हम बच सके, नहीं पीपुल्स पार्टी बच सके, नहीं पीटीआई बच सके, नहीं आम आदमी बच सके, वो हर बंदा उस गिरफ्त में आए। मगर उस कानून के अंदर रुकावट ये है, जो चाहते हैं कि हम धरनों की सियासत में जाएं, उनको पता है कि अगर मियां साहब के खिलाफ पहले फोरम देंगे तो ये धरनों की सियासत पर क्यों जाएंगे? आप इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि यू डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू डू दैट। आप कहें ठीक है यार, नहीं दिया तो कर लो एहतसाब हमारा। अगर रिफॉर्म के लिए हम जाते हैं, अगर पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते हैं कि हम इसके ऊपर कानून साजी करते हैं, तो उससे उधर रुकावट कौन हुआ? तो कानून साजी से कौन रोक रहा है? पार्लियामेंट में मेजॉरिटी आपकी है, करें कानून साजी। देखें रोक कौन रहा है? गंडापुर साहब, हम वो जो भी हम काम करेंगे, हम कितना भी अच्छा काम करेंगे, आपको उसकी क्रिटिसाइज करना ही करना है, क्योंकि आपने एक ठिका लिया हुआ है नेगेटिव बात करने का। यहां पे लोगों को रियलिस्टिक होना नहीं है, लोगों को किसी दिन कब्र में जाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झूठ के सियासत है कि इबादत है। सर झूठ तो देखो ना, मियां नवाज शरीफ साहब मोहतरमा मरियम सफदर साहबा की कफालत से भी दस्तबरदार हो गए। चेंज ऑफ अब होता ये है कि एक दफा रमेश साहब माइक पकड़ लेते हैं तो फिर वो माइक छोड़ने का नाम नहीं लेते। आप इसको गंडापुर साहब, लोगों को आप इस तरीके से गुमराह करें, मैं समझता हूं लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। एक लीडर जो है किसी लीडर जो पॉलिटिकल पार्टी का, आप तब्दील कर सकते हैं पे भी हम गुमराह कर रहे हैं। जो लोग पब्लिकली गोलियां चला रहे हैं, आपका कानून कहां है? देख लेते हैं। बात अगर नाज़रीन तक की हो रही है तो तजादात फिर ऐसी जगहों पर ऑन द रिकॉर्ड पाए गए हैं। मैं इलेक्शन कमीशन के आज के जवाब की बात करता हूं, जहां पर मरियम सफदर साहिबा की जो कफालत है उससे दस्तबरदारी का ऐलान किया गया। हालांकि उनको कई मौके पे अपना डिपेंडेंट बताया है मियां साहब ने, तो फिर ये कॉन्ट्रडिक्शंस आएंगी तो फिर सवालात भी उठेंगे। ब्रेक के बाद अब वो लवारिस हो गई। ब्रेक के बाद हाजिर नाज़रीन, खबरों का आज दिन रहा और मुख्तलिफ खबरें लंदन से भी आती रही, पाकिस्तान से भी काफ़ी चीज़ें ऐसी डेवलप हुई जिन पर सवाल भी उठते हैं, बात भी होनी चाहिए। नवाज गंडापुर साहब, सर एहतसाब की तहरीक में आपने भी नारा बुलंद किया, आप आगे गए, सब कुछ हुआ। अब कहा जा रहा है कि चूंकि कादरी साहब कनाडा चले गए हैं, और जब कनाडा चले जाते हैं कादरी साहब, डॉक्टर साहब, तो वो रेस्ट मोड में आ जाते हैं। इट्स नॉट गोइंग टू बी परसूड एनी मोर। नहीं एहतसाब तरीका क्या बनेगा? ऐसी कोई बात नहीं है, डॉक्टर साहब कोई रेस्ट मोड में नहीं है। अगर आपको हमारी अनाउंसमेंट्स पता हो, हमारा फेज 2 के लिए ऑल द वर्कर्स आर गेटिंग रेडी, वी आर ऑल पॉइज्ड अप फॉर फेज 2। मैं अर्ज करता हूँ, ऑन द 21st of October डॉक्टर ताहिरुल कादरी विल बी बैक इन लंदन। अच्छा, और लंदन से यहाँ आने में 7 घंटे लगते हैं। फेज 2 है कि हम अपने एहतजाज को, मॉडल टाउन के कुछ क्रूशल स्टेटमेंट्स थी, इंक्लूडिंग माई ओन स्टेटमेंट विच हैड टू बी रिकॉर्डेड, क्योंकि मेरा ही स्टेटमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली अक्यूज करता है। अच्छा, तो बिकॉज आई वॉज द पर्सन हु इंटरेक्टेड विद देम एंड द थ्रेट वॉज गिवन डायरेक्टली टू मी, so my statement was very crucial to this whole process। क्या कहा गया था एग्जैक्टली? कि if you don't stop डॉक्टर ताहिरुल कादरी, कि अगर डॉक्टर ताहिरुल कादरी को आप लोग नहीं रोकेंगे पाकिस्तान आने से, तो फिर जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे, और हम आपको वो सबक सिखाएंगे जो आप लोग सारी उम्र याद रखेंगे। ये कॉल किसने की थी आपको? कॉल नहीं की थी, दिस वाज फेस टू फेस। अच्छा, तो ये तो बदमाश है ना, ये तो दे आर एल कैपोन है। अच्छा, मैं शौकत यूसुफ साहब, सर अब आपका जो 30 सितंबर का
मैं इसे क्या कहूं, धरना कहूं, मार्च कहूं, या इस्लामाबाद बंद करने की कोशिश करूं कि आप वहां जाके बैठ जाएंगे, उस पर अब बयानात आना शुरू हो गए हैं कि किसी भी सूरत आपको ऐसा करने की ना इजाजत दी जाएगी, और अगर ऐसा करने की आप कोशिश सर करते हैं तो बाय फोर्स भी आपको रोका जाएगा। डॉक्टर साहब इसको रिफ्यूट कर सकते हैं अगर मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो। आप करेंगे क्या सर? इस्लामाबाद बंद करना कोई आसान नहीं है, इसकी चाबी जो है वो फजलुर रहमान साहब ने कहा है कि कोई चाबी तो है नहीं कि आप उसको ताला लगाएंगे बंद हो जाएगा। किस तरह बंद करेंगे आप? फजलुर रहमान की अपनी चाबी डॉलरों से खुलती है। जो हमें जमहूरी उसमें हमें इख्तियारात मिलते हैं ना, इंशाअल्लाह ताला हम अपने जमहूरी हक इस्तेमाल करेंगे। बाकी हुकूमत की मर्जी है कि वो एहतिसाब के लिए अपने आप को एक बंदा पेश करता है जिससे मसला हल होता है या नहीं। वो जो कौम आ रही है उसको उस पर गोलियां बरसाती है, इनकी अपनी मर्जी है, लेकिन हमने एहतिसाब करना है, हमने हिसाब लेना है हर सूरत में। ये कोई मुल्क की तकदीर नहीं बन सकती कि सारी उम्र अवाम ख्वार रहे और हुक्मरान जो है वो एसेट्स बनाते रहे। ये पाकिस्तान का पैसा ही जो लूटा गया है उसको हिसाब देना पड़ेगा। ठीक है। एक प्राइम मिनिस्टर अगर वो कह दे कि जी मैं एहतिसाब के लिए तैयार हूँ, बात ही खत्म है। ठीक है। अगर वो एक बंदे को डिफेंड करने के लिए पूरे पाकिस्तान को अजाब में डालना चाहते हैं, उनकी अपनी मर्जी। अच्छा, उसके लिए जो शौकत साहब आपकी स्ट्रेटजीज है, उसमें एक स्ट्रेटजी तो ये है कि आपने ज्वाइंट सेशन में बैठने से इनकार कर दिया, आगे भी नहीं बैठेंगे जब तक कि आपकी बातें सुनी जाती। अच्छा, पंजाब में क्यों बैठने जा रहे हैं जो सेशन होने जा रहा है? देखिए, बात यह है कि मुल्क का जो इशू है ना वो है पार्लियामेंट। वो सूबों का जो इशू है वो तो किसी वक्त भी खान साहब अगर ये फैसला हो गया कि इस्तीफे देना है तो सूबों से 1 मिनट में हम निकल आएंगे। अगर हमारी खान साहब करते हैं ये फैसला, आपकी जॉइंट मेजॉरिटी नहीं करती है, अकेले वाहिद खान साहब करते हैं। नहीं, देखिए अनाउंसमेंट तो खान साहब ने ही कर दी है ना, जाहिर। अब ये कौन सी, ये तो कोई बात ही ना हुई। जाहिर है पार्टी फैसला करती है। पार्टी कौन है? इमरान खान ही तो पार्टी का डिसीजन अनाउंस करते हैं ना। लीडरशिप फैसला करती है। बात यह है कि देखिए सूबे इशू नहीं है हमारे लिए। सूबे में जब वो चाहे, अगर वो आज कहें कि जी हुकूमत छोड़ दे, हम आज छोड़ने के लिए तैयार हैं। पार्टी फैसला करेगी। आप पंजाब में भी तो अपोजिशन में है ना। चलो मैं केपीके की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आप गवर्नमेंट में है, वहां पे आप पूरा इंतजाम चला रहे हो, उसका वो एक केओस पैदा हो जाएगा। लेकिन वहां तो आप अपोजिशन में है पंजाब में, तो वहां पर तो आप एहतजाज यही वाला रिकॉर्ड करा सकते हैं सर। देखिए, जिस असेंबली में नवाज शरीफ साहब बैठे हैं ना, अभी तो ये है ना, अब हमारा इशू तो ये है उस असेंबली में नवाज शरीफ साहब बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब आते हैं, उन पे करप्शन का, ठीक है, उन पे करप्शन साबित हुई है। बिल्कुल ठीक है। इल्जाम तो हम नहीं लगा रहे। तो पंजाब में शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं जिन पे मॉनिटरिंग का इल्जाम है, कातिल आला अपने कजन के साथ दे, वहां भी छोड़े। हमारा इशू है वो है करप्शन। अच्छा, देखिए हमारा इशू है करप्शन। अगर ये करप्शन खत्म होता है, इंसाफ भी आ जाएगा। ये जो बेचारे इन्होंने जो पंजाब में करप्शन नहीं हो रही जो बात कर रहे हैं, वो करप्शन की नजर हो गया ना, इंसाफ करप्शन की नजर हो गई है। फेडरेशन के लेवल पे करप्शन हो रही है, पंजाब में नहीं हो जाता है, इंसाफ ऑटोमेटिकली मिल जाए। रमेश कुमार साहब, सर आपका क्या टेक है? पीटीआई जो है वो पंजाब का जो सेशन होने जा रहा है पंजाब असेंबली का, वहां मेरे भाई आप अली हैदर साहब, पहली चीज तो ये है, चलो भाई आता हूं आपकी तरफ से, मैं जवाब दे लूंगा। अली हैदर साहब जी, मैं दोनों चीजों के ऊपर जाऊंगा जी। पहले तो मैं गंडापुर साहब की बात पे जाऊंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे भी कोई डिस्टर्ब करे, मैं भी उनको डिस्टर्ब नहीं करता हूं। ये ऐसी बातें करते हैं कि हमें धमकी है जिसका कोई हाथ पांव नहीं है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे पनामा लीक्स के ऊपर कोई प्रूफ नहीं है, और ऐसे ही हमने उनको चोर भी कह दिया, इल्जाम भी लगा दिया, सारा कर दिया। दूसरी चीज, अब आप गंडापुर साहब देखो बीच में बात नहीं करें। नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी शौकत यूसुफजई के ऊपर, शौकत यूसुफजई के ऊपर आप स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में आ रहे हैं, नेशनल असेंबली की, सेनेट की, जितनी स्टैंडिंग कमेटी हो रही है उस मीटिंगों में आप आ रहे हैं, आप तनख्वाहें ले रहे हैं, आप कहते हैं ज्वाइंट सेशन में जहां पे कश्मीर इशू डिस्कस हो रहा है वो हम नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हम कश्मीर के साथ सिंसियर नहीं है। आप लेकिन आपकी सियासत, आपकी जमहूरियत का जे भी आपको पता नहीं। मुशाहिदुल्लाह साहब ने का नाम इनके मुंह से नहीं निकलता। आप आवाम की खिदमत की बात करते हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब ने कश्मीर इशू डिस्कस किया था क्या? उस दिन आपका कोरम पूरा था, आपके एमएनएस पूरे थे जिस दिन ये ज्वाइंट सेशन हुआ? 86 एमएनए आया पूरे 345। मैं कहता हूं कि 3 दिन भरपूर डिस्कशन हुई है। देखिए भरपूर डिस्कशन हुई है, सारे लोग नहीं, मुझे बताएं मुशाहिदुल्लाह साहब ने जो डिस्कशन की थी वो कश्मीर इशू पे की थी सर? क्या पैगाम क्या था इंडिया को कि हम एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि सिखों को लिस्टें किसने दी? अगर मुझे बताएं कि अगर पॉलिटिकली
अगर कोई पॉलिटिकल जमात का बंदा अगर किसी के ऊपर इल्जाम लगाता है तो पॉलिटिकली उसको रेस्पॉन्स देना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं, अगर एजाज साहब ने ये बात की तो मुशाहिदुल्लाह ने उसका जवाब दिया। अगर आप उसको इतना नेगेटिव लेंगे, मैं समझता हूं ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो ऐसे चलता है। 3 दिन पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास बुलाते रहे और कोरम पूरा नहीं हो सका इनसे। आप ये बात करते हैं, ज्वाइंट सेशन में इनके एमएनएस खुद इस्तेमाल में नहीं आते। नहीं आते तो अरे भाई आप कोरम पूरा नहीं कर सके। सच बोल दें, ये बताएं घंटी कितनी दफा बजी कोरम की? 1.5 घंटा घंटी बजती रही कोरम की। गंडापुर साहब खुद नहीं थे। आप मेरी बात सुने, मैं खुद वहां पे था, मुझे मेरी बात सुने। 10 बजे आते हैं, 10 बजे सर ब्रेक मैं आपको बताता हूँ घर से किस वक्त निकले हैं। सर ब्रेक ड्यू है, सर ब्रेक ड्यू है, लेकिन यहां पर एक तनकीद की जाती है। मैं खुद भी मौजूद था उन दोनों जॉइंट सेशंस में। जिस दिन मियां साहब आए उस दिन तो हाजिरी पूरी थी, लेकिन उससे अगले दिन जब मियां साहब नहीं थे और बहुत कम वफाकी वज़रा थे उस दिन, जैसा कि आप कह रहे हैं कि कुछ 80 कह रहे हैं, कुछ 86 कह रहे हैं, लेकिन तादाद बहुत कम थी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ मजीद चीजें हैं उनको डिस्कस करेंगे। के बाद हाजिर नाज़रीन, मैं एक आम शहरी हूं, मुझे शिकायत है अपने हुक्मरान से, मुझे शिकायत है हाकिम वक्त से। मैं शिकायत लेकर कहां जाऊं? डॉक्टर रमेश कुमार साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं पीटीआई को भी नहीं मानता, मैं पैट को भी नहीं मानता, दोनों मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। आम शहरी के नाते मुझे शिकायत है, कई मौकों पर शिकायत है। अब मैं अपने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ दरख्वास्त लेकर कहां जाऊं? मैं समझता हूं अगर कोई भी यहां पे कानून से बालातर कोई नहीं है, बेशक किसी भी आम आदमी को अगर कोई प्रॉब्लम है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वो जाके अपनी जो भी किसी के खिलाफ अगर कोई ऐसा मामला है जी, तो वहां पे इदारे यहाँ पे आज भी इंडिपेंडेंट है। राइट। अगर इदारों को अगर हम डिक्टेशन देते तो ये नैब और एफआईए जैसे पुराने सिस्टम में होते रहे हैं तो हमेशा ये इल्ज़ाम लगते थे कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइज करते हैं। हमने आज भी इदारों को इंडिपेंडेंट छोड़ा। आज बार बार मुझे मियाँ शहबाज शरीफ की बात वो दिखाई जाती है कि भाई मियाँ साहब ने कहा था हम घसीटेंगे। हम इसी वजह से ही कानून बनाना चाहते हैं कि इस गिरफ्त से कोई आजाद नहीं हो। मैं कानून बनाना छोड़े, एक मिनट सर, कानून कोई पहले जो कितने 70 साल तकरीबन होने वाले ना पाकिस्तान को, आप भी 2-3 दफा आ चुके हैं गवर्नमेंट में, फेडरल में, 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं मियां साहब, तो कोई ऐसा कानून एग्जिस्ट नहीं करता मुझ जैसे आम आदमी को इंसाफ दिलाने के लिए, जहां मैं हाकिम वक्त की गिरबान में हाथ डाल के बिल्कुल करता है, बिल्कुल तो फिर उसके तहत कर लेना सर। आप किसी भी इदारे के पास, आप जैसे देखो आज सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लेके गए, सुप्रीम कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ लेके जाए, प्रेसिडेंट के खिलाफ लेके ठीक है, मैं ले जाता हूं सर, मैं ले जाता हूं इदारे के ऊपर। मैं डॉक्टर साहब एक ऐसा आम शहरी हूं, मेरी बात सुनो कि मुझे 19 साल के बाद इंसाफ मिला, 2 साल पहले मेरी मौत हो चुकी थी। मैं आपकी ये असल इशू है, ये उस सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। मैं आपकी बात के ऊपर, अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आपको एतमाद है, आप सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दें, सुप्रीम कोर्ट बुला सकती है, मगर आप उसी इदारे को प्रेशर डालने के लिए आप टीवी के ऊपर, आप अवाम के सामने, आप जलसे के अंदर अगर गालियां देंगे तो वो इदारा कहां सुनेगा? ठीक है सर, उसी इदारे आप गालियां देंगे, आपसे कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं, आप या गालियां देंगे या हमला करेंगे, दोनों एक बराबर हैं। हमला करने वाले तो ये हैं। आप गंडापुर साहब की बात पे मैं आऊंगा, अगर उसी इदारे में कमजोरियां हैं, अगर आप समझते हैं कि 19 साल के बाद मेरा बाप आके ठीक करेगा, हुकूमत ठीक करेगी ना। गंडापुर साहब उसके क्यों नहीं पूरी करती? उसके लिए गवर्नमेंट के सुप्रीम कोर्ट पे हमें इत्मार करे। जिस सुप्रीम कोर्ट में 2 साल पहले बंदा मर गया, उसका फैसला अब कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट। उस सुप्रीम कोर्ट पर हमें इत्मार करे। जिस सुप्रीम कोर्ट आपकी गवर्नमेंट अदालत की तौहीन, हम अदलिया की तौहीन नहीं कर सकते यहाँ पे। अदालत हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, अदालत हमारे लेकिन क्या हुकूमत पे ये फर्ज नहीं था? अगर एक कैदी मर गया है जी तो हुकूमत पे फर्ज नहीं था कि इत्ला देती सुप्रीम कोर्ट को? ये लेजिस्लेटर्स का काम है, वो लीगल जस्टिस सिस्टम को बेहतर करें। मैं उन पे ऑनेस्टली बात करता हूं, यहाँ पे अदलिया हमारे लिए मोहतरम है। अली अदर साहब मेरी बात सुने जी। बात सिंपल में ये है कि इदारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं
उनको अगर उसमें कमी पेशी है तो गवर्नमेंट और अपोजिशन का इक्वल रोल होता है उसको ठीक करने में। अच्छा, हमारे पास सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती। अगर रोडों की सियासत करेगी तो कैसे कहा? आप रोडों की सियासत मत करें सर, प्लीज सुप्रीम कोर्ट जाए, काफी सुप्रीम कोर्ट जाए, इलेक्शन कमीशन जाए, चले एक काम करें, स्पीकर के पास दोबारा चले जाएं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के गेट तोड़ने वाले आप हैं। मैंने भाई जो है ना, मेरे भाई जो बात ख्वाजा साद रफीक को, मैं जरा शौकत साहब से टेक ले लूं। जी शौकत साहब, मैं देखिए बात ये है कि जिस तरह ये बातें कर रहे हैं ना, इनकी सारी हुकूमत इस तरह टॉक शो पे चलती है। ये यहाँ पे आके इस तरह बातें करते हैं जैसे सारी चीजें बड़ी स्मूथ चल रही है, बड़ी चीजें ठीक ठाक चल रही है। ये ताने किसको दे रहे हैं कि आप अभी तक कोई कानून साजी नहीं कर सके, आप कोई इस्लाह नहीं कर सके, तो ये आपकी फेलियर है ना मेरे भाई। आपकी अक्सरियत है, आपकी हुकूमत है, आप इलेक्शन कमीशन में इस्लाह नहीं ला सके। बहुत सारे काम चलिए सर, उनका तो पहली दफा आप यहाँ आए, हम आपको बताएं कि हमने कानून साजी की है। अगर वो आप यहाँ आए, हम आपको बता सकते हैं। लाइसेंस मिल गया, कुछ अगर ये है कि आप ना तो सिस्टम बनाने देते, ना आप इदारों को बनाने देते, कम रह गया, इदारों को छोड़ते हैं। ठीक है शौकत साहब, आपका टेक आ गया सर। मैं चाहूंगा जरा एक एक करके बात समझ आ सके। देखिए जरा क्विकली खत्म कीजिएगा। आपने मुझे फ्लोर दिया, मुझे बोलने नहीं दिया इन्होंने। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए जितना इसको ये डिले करेंगे ना, ये मसला गंभीर होता जाएगा। ये छूटने वाले नहीं है। इनका अगर ये ख्याल है कि मियां साहब उसकी फैमिली ने अरबों रुपए खा लिए, ये आके टॉक शो पे बातें करेंगे और इससे मामला हल होगा, इससे मामला हल होगा। मियां साहब को अपने आप को एहसास है। डॉक्टर साहब और शौकत साहब वक्त खत्म हो गया। मैं गंडापुर साहब का टेक ले लूं। हुकूमत का एटीट्यूड ये है, जिस तरह चोर भाग रहा है और पुलिस तो इदारों के ऊपर एतमाद रखे। आप जो कुछ भी है, फिर अगर इस तरीके से करना है तो मैं बताता हूं, आप हैं वो लोग जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके ठुड्डे मारे तस्वीरों को, आप हैं वो लोग जिन्होंने गेट तोड़ा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, आप हैं वो आई लोग। रिक्वेस्ट ऑल द ऑनरेबल गेस्ट कि किसी की बात समझ नहीं आ रही और वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। आपका बहुत शुक्रिया फरमदार साहब, आपने वक्त निकाला। डॉक्टर साहब आपके पेशेंस का बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त निकाला। और शौकत यूसुफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है? 30 अक्टूबर अब करीब है। दावे भी किए जा रहे हैं दोनों साइडों से कि जनाब हम रोकेंगे, और एक तरफ से कहा जा रहा है कि हम बंद करके दिखाएंगे इस्लामाबाद। क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।